हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है संडे स्पेशल क्लास में हाउ टू रीड। देखिए, रीड करना मेरे ख्याल से भारत के ज़्यादातर बच्चों की कमजोरी है। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बोल देंगे, लेकिन मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। और क्यों नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि जो 10-12 तरह के सेंटेंसेस होते हैं अंग्रेजी में, आपने कभी सिस्टमेटिकली कवर नहीं किए हैं। और इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है, ये 10-12 तरह के स्ट्रक्चर्स आप पहले से ही जानते हो। फिर कोई भी सेंटेंस दिखे, आप फटाफट अपनी स्ट्रक्चर को पकड़े और सेंटेंस का मीनिंग निकालें। बिल्कुल साइंस की तरह करवा रहा हूं ये काम आपको। इस क्लास की 2 ऑलरेडी क्लासेस आ चुकी हैं। आज प्रैक्टिकल गाइड नंबर 3 है। शुरू की 2 गाइड्स अगर आपने नहीं देखी हैं तो यूट्यूब पर सर्च करना है आपको, प्रैक्टिकल गाइड हाउ टू रीड योर इंग्लिश ट्यूटर। तो प्रैक्टिकल गाइड पार्ट नंबर 1 और प्रैक्टिकल गाइड पार्ट नंबर 2 यहां से कवर कर लेना। ये 30-30 मिनट की जो 3 क्लासेज हैं, अगर ढंग से आप कवर कर लेते हो तो रीडिंग वाला पोर्शन आपका मोटा मोटा कवर हो जाएगा, फिर वोकैब का काम रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को अपनी। याद रखें, ये क्लास पार्ट है हमारे इंग्लिश अनलॉक्ड कोर्स का। अनलॉक्ड कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, जाके डाउनलोड करें। इस कोर्स के अंदर बहुत अफोर्डेबल प्राइस में एसएससी, बैंक, डिफेंस, कोई भी एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आता है उसको अपन ने कवर किया है। ग्रामर भी आ जाएगी इसमें, वोकैब भी आ जाएगी, रीडिंग आप ऑलरेडी देख रहे हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी इसमें सॉल्व करके दिखाया गया है। तो एक फुल फ्लेजेड कोर्स है। इस कोर्स का आप फायदा ले सकते हैं, ऐप के ऊपर अवेलेबल है 999 में। बहुत कम प्राइस में हमने इसको अभी अवेलेबल करवा दिया है। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपको राइटिंग का कोर्स भी मिल जाएगा। जिन बच्चों को लिखना नहीं आता इंग्लिश में, आप लिखना सीखना चाहते हैं, 50-60 घंटे में इस कोर्स के जरिए आप लिखना सीख सकते हैं। इसी के साथ में यूपीएससी वालों के लिए और स्टेट पीएससी वालों के लिए एक पूरा माइग्रेशन कोर्स भी है, जिसमें हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं आप। आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, जो भी आप सीखना चाहें इंग्लिश में लिखना, आपको यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए यहां से आ जाएगा। तीनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये नंबर है टीम का। कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे टीम से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके या कॉल करके। चलिए शुरू करें। चलो जी, चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक छोटे से फॉर्मूला से। आगे सेंटेंस भी बनाएंगे, पहले फॉर्मूला देख लोगे तो थोड़ा दिमाग क्लियर रहेगा आपका। देखो, एक बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस बना रहा हूं। मोहन फेल। मोहन गिर गया, भाई कहीं खड़ा था नीचे गिर गया। मोहन बन गया सब्जेक्ट, फेल बन गई इसकी वर्ब। वर्ब कौन सी है? V2 में लगी हुई है, पास्ट टेंस में। मोहन गिर गया। सब्जेक्ट और वर्ब जब मिल जाते हैं, इसी को अंग्रेजी में फैंसी भाषा में बोल देते हैं क्लोज। ये बात मैं आपको शुरू में ही कोर्स के फर्स्ट चैप्टर में सिखा चुका हूं, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं मैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब जब मिल जाते हैं तो इसी को बोलते हैं क्लोज। अभी तक अपन ने जितने भी सेंटेंस देखे इस सीरीज में, वो सारे सिंगल क्लोज वाले थे। एक मोहन होता था, एक सोहन होता था, है ना। कोई एक सब्जेक्ट होता था और एक उसकी वर्ब होती थी। लेकिन अब अपने पास है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और सिचुएशन ऐसी है कि सेंटेंस में क्लोज एक नहीं, एक से ज़्यादा होगा। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। तो सबसे पहले हमें चीज़ ये समझनी है, सेंटेंस में कितने भी क्लोजेस हो सकते हैं, लेकिन आपको कंजंक्शन से उन क्लोजेस को ऐड करना पड़ता है। कंजंक्शंस आप पहले भी देख चुके हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, याद है ना। फैन बॉयज कंजंक्शन, बट लग जाए, हाउएवर लग जाए, वाइल लग जाए, सो लग जाए, ये सारी कंजंक्शन है। सबके मीनिंग आपको सिखा देंगे अभी। तो सेंटेंस में कितने भी क्लोज हो सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्लोज लाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कंजंक्शन लानी पड़ेगी। फर्स्ट केस देखो, एक क्लोज पड़ा हुआ है, फिर दूसरा क्लोज लगा हुआ है और एक कंजंक्शन इसके साथ में अटैच्ड है। सेकंड केस देखो, क्लोज 1 आया, ये अपने पहले ही कंजंक्शन लेके आया, फिर क्लोज 2 आया। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में मल्टीपल क्लोजेस मिल सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान देना है, कंजंक्शन जब भी आएगी वो अपने बाद में आने वाले क्लोज से कनेक्टेड होगी, पहले आने वाले से नहीं होगी। भाई यहां पे क्लोज नंबर 1 है, ये क्लोज नंबर 2 है, कंजंक्शन यहां ही है। अब इस कंजंक्शन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है क्लोज 1 से। ये किसके जुड़ी हुई है भाई? ये जुड़ी हुई है क्लोज 2 से। दूसरे केस में देखो, क्लोज 1 है, क्लोज 2 है, लेकिन कंजंक्शन क्लोज 1 से पहले आई हुई है। तो ये कंजंक्शन क्लोज 1 से जुड़ी हुई है, क्लोज 2 से इस कंजंक्शन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब यहां से अपना गेम शुरू होता है। तो जिस क्लोज का किसी कंजंक्शन से कोई कनेक्शन नहीं होता, उस क्लोज को ही अपने बोलते हैं मेन क्लोज।
क्योंकि वही सेंटेंस में मेन इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा होगा। कंजंक्शन लग के जो क्लोज आएगा ना बेचारा, वो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेके आएगा। मेन इंफॉर्मेशन जो है अकेला बचा हुआ क्लोज ही आपको देगा। अब देखो ये तो हो गया अपना मेन क्लोज जो बचा हुआ। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? जो क्लोज कंजंक्शन से चिपटा हुआ है, जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? देखो जी, इसको आप इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट दोनों में से कोई भी क्लोज बोल सकते हो, डिपेंड करेगा ये कंजंक्शन पे। अगर तो ये कंजंक्शन फैन वॉइस कंजंक्शंस में से एक है। फैन वॉइस याद है ना? एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। अगर तो ये कंजंक्शन फैन वॉइस में से एक है तो सेकंड क्लोज भी इंडिपेंडेंट होगा, मेन क्लोज का काम करेगा। और अगर ये नॉन फैन वॉइस है, फैन वॉइस कंजंक्शंस में से कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये जो दूसरा क्लोज है ये डिपेंडेंट होगा, पहले वाले पे निर्भर होगा। तो ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आपको बिठानी है। बहुत आसान है, अभी सेंटेंस दिखाऊंगा ना आपको मजा आएगा। चलो सीधे अपने सेंटेंस पे बढ़ते हैं अपने आगे। फैन वॉइस कंजंक्शन आपके सामने लिखी हुई है, दो सेंटेंसेज है आपके सामने। इन्फ्लेशन इज राइजिंग एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग, ये है पहला सेंटेंस। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इज राइजिंग। एंड का मतलब होता है और क्या हो रहा है साथ में? पीपल आर स्ट्रगलिंग, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखो, बिकॉज इन्फ्लेशन इज राइजिंग पीपल आर स्ट्रगलिंग। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले केस में क्या किया आपने? महंगाई बढ़ रही है और लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरे केस में क्या बोला? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मुझे यहां ढूंढना है मेन क्लोज कौन सा है। देखो जी, पहले केस के अंदर मेन क्लोज है इन्फ्लेशन इज राइजिंग, और दूसरे केस में मेन क्लोज है पीपल आर स्ट्रगलिंग। इतना पकड़ लेना इस चीज पे, चाहे आपको एक बार रिपीट करना पड़े, मेन क्लोज पकड़ना आपको आना चाहिए। ये मेन क्लोज क्यों है भाई? क्योंकि एंड कंजंक्शन से ये जुड़ा हुआ है, बिकॉज कंजंक्शन से ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो बच गया ये मेन क्लोज है। जो किसी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा हुआ मेन क्लोज है। ये चीज आपको पकड़ ही लेनी है, ठीक है। अब देखो दूसरे जो बच गए वो क्या है? ये है जी एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ, और एंड कंजंक्शन फैन वॉइस कंजंक्शन है। तो ये फैन वॉइस कंजंक्शन की वजह से होने की वजह से ये भी एक मेन क्लोज है, जिसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं। मेन क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज एक ही बात है, मेन क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि ये फैन वॉइस कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है इसलिए ये भी मेन क्लोज है। लेकिन दूसरे केस में ऐसा नहीं है, यहां लगा हुआ बिकॉज एक फैन वॉइस कंजंक्शन नहीं है, इसलिए बिकॉज एक डिपेंडेंट क्लोज है, मेन क्लोज नहीं है। अभी तक आसान, सब समझ में आ रहा है? चलो अब एक फॉर्मूला और आगे बढ़ाते हैं। कॉमा कब लगेगा? आपने बहुत बार देखा होगा कंजंक्शन के पहले बाद में कभी कॉमा लगे होते हैं। वैसे तो एसएससी बैंक आपसे कॉमा के क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जब लिखोगे, कभी ऐसे लिखोगे, प्रेसी लिखोगे, वहां आपको कॉमा लगाना होता है। तो कॉमा के 3 ही रूल्स हैं अंग्रेजी में, सिर्फ 3 रूल्स। जब भी फैन वॉय कंजंक्शन अंग्रेजी में यूज होगी और वो किसी क्लोज को जोड़ रही होगी, ये कंजंक्शन क्या है? किसी नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से भी जोड़ देती है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। इंग्लिश में जब भी फैन वॉइस कंजंक्शन आएगी और किसी क्लोज से जुड़ी होंगी, तो फैन वॉय कंजंक्शन से बिल्कुल पहले आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, मेन क्लोज इंग्लिश में हमेशा अपने पहले कॉमा लेता है। और रूल नंबर 3, सेंटेंस की शुरुआत में कभी भी कॉमा नहीं आता। कभी देखा आपने कॉमा से सेंटेंस शुरू हो रहा हो? कॉमा हमेशा सेंटेंस के बीच में आएगा, सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आएगा। अगर ये 3 रूल आप याद कर लो तो कॉमा लगाना आप सीख गए। चलो अपने कॉमा लगा के देखते हैं। पहला रूल क्या है जी? फैन वॉइस कंजंक्शन से पहले कॉमा लगेगा। तो फैन वॉइस कंजंक्शन कहाँ है? ये रही, इससे पहले लगेगा, यानी इसके पहले वाले वर्ड के चिपका होगा, इससे नहीं जुड़ा होगा, पहले वाले वर्ड से चिपका होगा। तो कॉमा कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। दूसरा देखो, दूसरा रूल ये कहता है कि मेन क्लोज से पहले कॉमा होगा। तो मेन क्लोज कहाँ है? यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे ये रहा। तो इसके पहले कॉमा लगा दूं और इसके भी पहले, यानी पहले वाले वर्ड के कॉमा लगा दूं। ऐसा ही करना है ना। तीसरा फॉर्मूला ये कहता है कि सेंटेंस की शुरुआत में कॉमा नहीं होगा, तो शुरुआत वाला कॉमा ये आपको निकाल देना है, नहीं लगेगा। तो बचा कहाँ कॉमा? बचा जी एक तो इधर फैन वॉइस से पहले, और दूसरा कहाँ बचा? इधर मेन क्लोज से पहले।
बस यही है कोमा गाइड, है ना, पूरी कोमा गाइड सीख ली आपने मोटी मोटी। चलो जी, अब जो आपने सीखा सारा वो अप्लाई करेंगे सेंटेंस बना करके, है ना, कंजंक्शंस पे। देखिए एक सेंटेंस है, मैंने कसरत की और मैं पतला हो गया। सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है ना कसरत करने का, उसका रिजल्ट बिल्कुल उसका साथ दे रहा है। कसरत करने पे आदमी पतला होता है, मैंने की और मैं पतला हो गया। अगर मैं सेंटेंस को हिंदी में बोलूं तो कैसे बोलूंगा? क्योंकि मैंने कसरत की इसलिए मैं पतला हो गया। सही है ना, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कसरत की इसलिए मैं पतला हो गया। लेकिन इंग्लिश में लिखते हुए यह सेंटेंस ऐसे नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? देखो, क्योंकि भी एक कंजंक्शन है, इसलिए भी एक कंजंक्शन है। और मैंने आपको बताया था जब भी दो क्लोज आते हैं तो बीच में एक कंजंक्शन आती है। ये भी एक क्लोज है पतला हो गया, ये भी एक क्लोज है मैंने कसरत की। दो क्लोजेस के लिए दो कंजंक्शन कैसे आ जाएंगी? हिंदी में आती हैं, क्योंकि मैंने किया इसलिए मैं ऐसा हो गया। लेकिन इंग्लिश में आपको दोनों में से एक ही कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। या तो आप क्योंकि का कर लो या फिर आप इसलिए का कर लो। क्योंकि के लिए इंग्लिश में है बिकॉज, सिंस, एज और फॉर, ये चार कंजंक्शन है। और इसलिए के लिए है अपने पास सो, देयरफॉर और हेंस। होपफुली मैं ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रिलेट करके हिंदी से। सेंटेंस कैसा है? मैंने कसरत की और मैं पतला हो गया। जैसा मैंने काम किया था वैसा ही मुझे फल मिला। एक्सपेक्टेड रिएक्शन है, जो एक्शन है उसका रिजल्ट उससे मेल खा रहा है। इसलिए मैं एक्शन से पहले क्योंकि और रिजल्ट के बाद इसलिए लगा सकता हूँ। क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, एक्सपेक्टेड रिएक्शन है। तो क्योंकि के लिए मेरे पास अंग्रेजी में तीन कंजंक्शन है, बिकॉज, एज, सिंस और फॉर चार कंजंक्शन है। और इसलिए के लिए मेरे पास इंग्लिश में तीन कंजंक्शन है, सो, देयरफॉर और हेंस। लेकिन ध्यान क्या रखना है, मैं क्योंकि और इसलिए ये दोनों कंजंक्शंस का इस्तेमाल एक साथ सेंटेंस में नहीं कर सकता। क्योंकि सेंटेंस में दो ही क्लोजेज हैं और दो क्लोजेस के लिए एक ही कंजंक्शन आ सकती है। तो या तो मैं क्योंकि लगा के इसलिए को निकाल दूं, या मैं इसलिए लगा करके क्योंकि को निकाल दूं। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड रिएक्शन वाला केस। अब आ जाओ सेकंड वाला केस। सेंटेंस कुछ ऐसा है, मैंने कसरत की लेकिन मैं पतला नहीं हुआ। एडवर्स रिएक्शन, मैंने फास्ट फूड खाया लेकिन मैं पतला हो गया। मैंने मेहनत की लेकिन एग्जाम पास नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की और मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाया। जब आपने जो काम किया होता है उसका रिजल्ट उससे मेल नहीं खा रहा होता, तब इसको बोलते हैं एडवर्स या अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन। और इसको हिंदी में हालांकि और फिर भी लगा के बताया जाता है। हालांकि मैंने कसरत की फिर भी मैं पतला नहीं हुआ। और हालांकि के लिए इंग्लिश में तीन कंजंक्शन है, वाइल, ऑल्दो और दो। और फिर भी के लिए भी अंग्रेजी में तीन कंजंक्शन है, बट, स्टिल और येट। ये कंजंक्शन की लिस्ट आपको याद करनी है। ये 6, 8, 10 से आपके सामने लिख रहा हूँ। सारा कंजंक्शन चैप्टर इनसे कवर हो जाएगा आपका। अभी तो रीडिंग के हिसाब से कर रहे हैं, आगे कंजंक्शन वाला चैप्टर भी तो आएगा ना ग्रामर में, तो ये सारा वहाँ से कवर हो जाएगा। अगेन, हालांकि और फिर भी हिंदी में मैं एक साथ लगा दूंगा, लेकिन इंग्लिश में नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे दो क्लॉजेस के लिए एक ही कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो या तो इंग्लिश में लिखूंगा मैं हालांकि मैंने कसरत की और फिर भी को निकाल दूंगा मैं पतला नहीं हुआ, या फिर मैं लिखूंगा मैंने कसरत की हालांकि को निकाल के फिर भी मैं पतला नहीं हुआ। दोनों में से एक ही कंजंक्शन अंग्रेजी में एक साथ यूज होगी। चलो अब इसको देखते हैं अपने सेंटेंस बना करके। अब जो आपने सब सीखा है ना, इस पर अप्लाई करना है। सेंटेंस कुछ ऐसा है, इनपुट कॉस्ट स्पाइक्ड लास्ट मंथ, रिटेल इन्फ्लेशन फॉर अर्बन हाउस होल्ड्स हैज रिजन। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। वर्ब कहाँ है? स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक से बढ़ जाना। स्पाइक देख रहे हो, मैनिफेस्ट अ शार्प इंक्रीज, एकदम तीखा सा कोई चीज़ होती है ना, तीखे तरीके से कोई ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, तेज एकदम बढ़ता है, उसको बोलते हैं स्पाइक करना या इंक्रीज होना। तो स्पाइक बन गई आपकी वर्ब नंबर 1। अच्छा, स्पाइक क्या हुआ? स्पाइक हुई इनपुट की कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट क्या होती है? कच्चे जो है माल की कीमत। जैसे मैंने आपको बताया था, सब्जी बना रहे हो शाही पनीर की, तो जो पनीर है, कुकिंग ऑयल है, प्याज टमाटर है, ये सब इनपुट कॉस्ट है ना, अलग अलग चीज़ों का रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट स्पाइक कर गई, स्पाइक बन गई वर्ब, कॉस्ट बन गया सब्जेक्ट। कब स्पाइक करी? ये काम हुआ था लास्ट मंथ।
लास्ट मंथ काम के होने के, एक्शन के होने के टाइम को बता रहा है, ये बन गया एडवर्ब ऑफ टाइम। कॉमा लग गया। अब सेंटेंस नंबर 2 शुरू हुआ, क्लोज नंबर 2। रिटेल इन्फ्लेशन फॉर अर्बन हाउस होल्ड हैज रिजन। राइज, रोज, रीजन। राइज का मतलब होता है अगेन बढ़ना। राइज का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना। कोई चीज़ जैसे स्टेडी स्टेट में कंटिन्यूसली कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो राइज कर रही है। स्पाइक मतलब अचानक से बढ़ना। तो ये राइज भी वर्ब है। हैज़ रीजन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, परफेक्ट टेंस है। कौन सी चीज़ बढ़ी है? रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है। रिटेल इन्फ्लेशन यानी आम आदमी की महंगाई, जो हम छोटा मोटा सामान खरीदते हैं रिटेल में, हमारे लिए महंगाई। ये किसके लिए बढ़ा है? ये बढ़ा है फॉर अर्बन हाउस होल्ड्स। फॉर प्रेपोजिशन है, हाउस होल्ड यानी परिवार इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हाउस होल्ड नाम का नाउन है। चेक करो इसको, हाउस होल्ड एक नाउन है। और हाउस होल्ड कैसे हैं? अर्बन है यानी शहरों में रहने वाले हैं। अर्बन और रूरल दोनों एडजेक्टिव होते हैं। अर्बन मतलब शहरों में रहने वाले, रूरल मतलब गांवों में रहने वाले। तो इस तरीके से आपको इसको ब्रेक करना था। लेकिन अब आपका दिमाग यहाँ चलना चाहिए। दिमाग ये चलना चाहिए कि एक्शन और रिजल्ट कौन कौन सा है। मैं एक बार वीडियो को यहीं पॉज कर रहा हूँ, खुद से अपना दिमाग चला के बताओ। मैं करवा दूंगा, एक बार खुद से ट्राई दो। भाई 2 एक्शन हुए हैं आपके सामने। इनपुट कॉस्ट स्पाइक हुई है और रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है। एक्शन और रिजल्ट क्या क्या है, और क्या ये एक्शन रिजल्ट एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है? देखो जी, एक्शन जो है ना वो है इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, और रिजल्ट क्या है? क्योंकि इनपुट की कॉस्ट बढ़ी, कच्चे माल की कीमत बढ़ी, तो आम आदमी के लिए रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया। ये है रिजल्ट। और एक्शन और रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कच्चे माल की कीमत बढ़ेगी तो हमारे लिए इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही। एक्सरसाइज करूंगा तो मैं पतला तो होऊंगा ही। समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही हो रहा है जो भी हो रहा है। इसलिए मुझे अब यहां पे एक्शन से पहले क्योंकि का इस्तेमाल कर देना है, और क्योंकि लगता है बिकॉज, सिंस, एज या फॉर से। क्योंकि कच्चे माल की कीमत बढ़ी पिछले महीने, इसलिए रिटेल इन्फ्लेशन आम आदमी के लिए या अर्बन हाउस होल्ड्स के लिए बढ़ गया। क्योंकि नाम का कंजंक्शन ऑलरेडी लग चुका है। और क्योंकि किससे लिखा जाता है? बिकॉज, सिंस, एज या फॉर, इन चारों में से किसी भी एक कंजंक्शन से। आसान भाषा में इसको समझना हो तो इनपुट कॉस्ट का बढ़ना एक्शन था, और इसकी वजह से आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन का बढ़ना उसका रिएक्शन था। एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे, क्योंकि माल की कीमत बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। जो हुआ था एक्शन, वैसे ही रिएक्शन आया, एक्सपेक्टेड है। इसलिए हमें क्योंकि का इस्तेमाल करना पड़ा एक्शन से पहले, और क्योंकि का इस्तेमाल कर सकते हैं आप बिकॉज, सिंस या एज या फॉर की जो है लगा करके। इन चारों में क्या फ़र्क होता है? चलो मैं आपको सरसरी बता देता हूँ। देखिए, बिकॉज जो है सबसे ज़्यादा इंटेंसिव है। अगर आपको पक्का कारण पता है किसी चीज़ का, इसीलिए ये हुआ, इसी काम की वजह से ये रिजल्ट आया, जब ऐसा केस बने तब बिकॉज का इस्तेमाल किया जाता है इंटेंसिटी बताने के लिए। अगर आपको पक्का नहीं पता, हो सकता है ये एक्शन जो है इसका कारण हो भी, या इसके अलावा भी कोई और कारण भी हो। अगर इंटेंसिटी थोड़ी और कम बतानी है तो सिंस का इस्तेमाल कर लो, उससे भी कम बतानी है तो एज का इस्तेमाल कर लो। फोर जो है ना, फोर ये बिकॉज के बराबर होता है इंटेंसिटी में, लेकिन फोर को ध्यान देना, ये एक फैन बॉय कंजंक्शन है। फोर जो है प्रेपोजिशन भी होती है। प्रेपोजिशन में फोर का मतलब होता है के लिए। करवा चुके हैं ना आपको प्रेपोजिशन चैप्टर में। आई केम हेयर फॉर, है ना, मैं किस काम के लिए आया हूँ, मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ। तो फॉर प्रेपोजिशन में मीनिंग देता है के लिए वाला, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कंजंक्शन की। फैन बॉय कंजंक्शन भी है फॉर, और ये मीनिंग देता है क्योंकि का, जब ये कंजंक्शन बन जाए। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मल राइटिंग में यूज़ होगा, किसी बड़ी किताब में, नॉवल में, पोइट्री में। आजकल की अंग्रेजी में क्योंकि के लिए फॉर का इस्तेमाल बहुत रेयर होता है। ठीक है, वैसे ही बिकॉज के बराबर ही है अगर इंटेंसिटी में इसको देखना हो। चलो अब थोड़ा सा केस अपने बदल देते हैं। केस ऐसा बदलेगा, सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है, रिटेल इन्फ्लेशन आम आदमी के लिए बढ़ चुका है, और इनपुट कॉस्ट जो है वो पीछे वाले महीने में स्पाइक हुई है। ब्रेक करना आप समझते हैं। हैज़ रीजन यहाँ पे वर्ब है, इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है। इन्फ्लेशन है आम आदमी के लिए। फॉर अर्बन हाउस होल्ड्स, शहर में रहने वाले परिवारों के लिए। फॉर प्रेपोजिशन, अर्बन हाउस होल्ड्स इसका ऑब्जेक्ट, अर्बन एक एडजेक्टिव। दूसरे क्लोज में स्पाइक यहाँ पे वर्ब बनेगी।
इनपुट कॉस्ट सब्जेक्ट बनेगा, लास्ट मंथ बनेगी एडवर्ब ऑफ टाइम। काम वही हुआ है। काम क्या हुआ है जी? एक्शन है इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है जी इन्फ्लेशन का राइज होना। लेकिन रिजल्ट एक्शन से पहले लिखा गया है। देखो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ है, पहले रिजल्ट लिखा हुआ है फिर एक्शन लिखा हुआ है, पहले नतीजा लिखा हुआ है फिर उसका कारण लिखा हुआ है। इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा? क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी पिछले महीने। हिंदी में भी तो बोलते हैं अपने ऐसा, इन्फ्लेशन बढ़ गया है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी। तो ये क्योंकि वाला क्लोज जो है बाद में भी आ सकता है, पोजीशन इसकी थोड़ी बाद में हो जाएगी, लेकिन बिकॉज या क्योंकि वाला जो पूरा कंजंक्शन है वो इसी के साथ में जुड़ा रहेगा। ठीक है, पहले आप रिजल्ट लिख दो, फिर कंजंक्शन लगा दो, और फिर इसके बाद वाला क्लोज जो एक्शन वाला क्लोज है उसको लिख दो। आसान भाषा में समझें तो एक्शन बाद में है, रिजल्ट पहले है, और रिजल्ट एक्सपेक्टेड है जो एक्शन था उसके हिसाब से, इसलिए एक्शन से पहले आपने क्योंकि का इस्तेमाल किया, बिकॉज, सिंस या एज या फॉर को लगाया। तो ये था केस नंबर 1। चलो अब केस नंबर 2 देखते हैं। अब आप क्योंकि की जगह इसलिए का इस्तेमाल कर लेंगे। देखा था ना आपने, यहाँ या तो क्योंकि लगा लो या इसलिए लगा लो। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया? हमने क्योंकि का इस्तेमाल किया, इसलिए का इस्तेमाल नहीं किया। एक्शन से पहले क्योंकि लगाते रहे। अब हम क्योंकि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए का इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट से पहले इसलिए लगाते रहेंगे। तो चलो लगा के देखते हैं। होपफुली मैं चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ, मैं तो बहुत आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, एकदम हिंदी से रिलेट करूँ पूरा। ये आप देख भी रहे हो एनिमेशंस लगे हुए हैं, ये इसीलिए ताकि ये आप 6 महीने बाद भी ये वीडियो देखो तो आपको बहुत आसानी से रिवाइज हो जाए। चलो सेंटेंस ये है जी, इनपुट कॉस्ट पिछले महीने बढ़ी और रिटेल इन्फ्लेशन जो है सबके लिए बढ़ चुका है। एक्शन है इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, रिजल्ट है रिटेल इन्फ्लेशन का बढ़ जाना। अब मुझे एक्शन की जगह पे रिजल्ट को कनेक्ट करना है और इसलिए वाला कंजंक्शन इस्तेमाल करना है। एक्सपेक्टेड है तो इसलिए के लिए मुझे सो, देयरफॉर और हैंस इन तीनों में से एक का इस्तेमाल करना होगा, और मैं लिख दूंगा कॉस्ट स्पाइक लास्ट मंथ, सो देयरफॉर या हैंस रिटेल इन्फ्लेशन फॉर अर्बन हाउस होल्ड्स हैज रिजन। ठीक है, चलो जी अब आ जाओ केस नंबर 3 पे। अगेन 2 क्लोजेज हैं आपके सामने। इनपुट कॉस्ट हैव डिप्ड, रिटेल इन्फ्लेशन हैज रिजन। देखिए डिप करना, हैव प्लस V3 वर्ब तो बन गई आपके सामने ही है। डिप करना यानी किसी चीज़ का तेजी से गोता लगाना। स्पाइक का मतलब तेजी से ऊपर जाना, डिप का मतलब तेजी से नीचे आना। ठीक है, डिप यहाँ पे वर्ब है, देखो डिप, डिप्ड, डिप्ड। तो इनपुट कॉस्ट घट चुकी हैं। इनपुट कॉस्ट यानी कच्चे माल की कीमत घट चुकी है। कच्चा माल बन गया सब्जेक्ट, हैव डिप्ड बन गई वर्ब। दूसरे क्लोज में अगेन इन्फ्लेशन बनेगा सब्जेक्ट, हैज रीजन बन चुकी है इसकी वर्ब। 2 क्लोजेज आपके सामने हैं। अब देखो अपना दिमाग लगाना है, वीडियो को यहाँ पॉज करो, पॉज करके खुद से मुझे सोच के बताओ एक्शन कौन है और उसका रिएक्शन कौन है, और क्या एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे से मेल खा रहे हैं? चलो खुद से कोशिश करना, मैच कर लो मेरे साथ। एक्शन है यहाँ पे कच्चे माल की कीमतों का कम होना, और रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है महंगाई का कम होना, बढ़ जाना। मान लीजिए पनीर की कीमत कम हो जाए, पनीर जो है 350 की जगह 200 रुपये किलो में मिलने लगे, और शाही पनीर की सब्जी 400 की जगह 600 की मिलने लगे। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया ना। अगर पनीर सस्ता होगा तो शाही पनीर की सब्जी भी तो सस्ती होनी चाहिए। इनपुट कॉस्ट डिप करे तो महंगाई भी तो कम हो, यहाँ तो महंगाई बढ़ गई। यानी एक्शन का जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड है। जो सोचा था हमने वैसा नहीं आया, उल्टा पड़ गया। और जब उल्टा पड़ता है तब क्या करते हैं? तब हम इस्तेमाल करते हैं हालांकि का या फिर भी का। जब एक्शन और रिजल्ट एक दूसरे से मैच ना खा रहे हो, आपने कसरत की और आप पतले फिर भी ना हुए हो, बस यही दिमाग लगाना होता है आपको। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस एक्शन के पहले कोई कंजंक्शन लगा दूं या मैं रिजल्ट के पहले कोई कंजंक्शन लगा दूं। दोनों ऑप्शन से बन सकता है। एक्शन के पहले अगर कंजंक्शन लगाई तो लगेगी हालांकि। हालांकि पनीर की कीमतें कम हुई, जो है रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ गया है ना। और अगर मैं रिजल्ट के पहले लगाऊंगा तो मेरा कंजंक्शन लगेगा फिर भी। दोनों में से एक का ही मुझे इस्तेमाल करना है। तो पहले मैं हालांकि वाला लगाने की कोशिश करता हूं, और किससे पहले लगाऊंगा? एक्शन से पहले। हालांकि के लिए 3 कंजंक्शन है, वाइल, दो और इवन दो,
और सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, वाइल या दो या इवन दो या ऑल दो इनपुट कॉस्ट हैव डिप्ड, रिटेल इन्फ्लेशन हैज रिजन। क्लियर है मामला? चलो अब देखो, इसी को मैं थोड़ा सा एडवांस और लेकर के जा रहा हूं। वाइल दो ऑल दो, इसमें इवन दो भी ऐड कर लेना। देखो दो के आगे इवन लगा दूं तो इवन दो एक नया कंजंक्शन बन जाता है ना। तो ये दो वाला ही मीनिंग देता है, लेकिन और थोड़ा इंटेंस होता है। यहां तक कि हालांकि से भी पहले आपने इवन लगाया, इवन का मतलब होता है यहां तक की, तो ये हालांकि को थोड़ा और ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो ऑल दो, दो, इवन दो, वाइल, ये चार कंजंक्शन तो आपको पता लग गई हालांकि के लिए। लेकिन इंग्लिश में एक फ्रेज भी होता है हालांकि के लिए, वो फ्रेज भी आप सीख लो। वो फ्रेज होता है जी डिस्पाइट द फैक्ट दैट। मैं इसी के साथ में जोड़ देता हूं, इन तीनों कंजंक्शन के साथ में कभी कभी ये फ्रेज भी आ जाता है इनकी जगह पे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। अब देखो इसका मीनिंग कैसे बना। डिस्पाइट यहां पे क्या है? प्रेपोजिशन है। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फैक्ट नाम का नाउन, और दैट बनेगी यहाँ पे कंजंक्शन, और इस कंजंक्शन से जुड़ गया ये वाला क्लोज, और ये वाला क्लोज बन गया आपका मेन क्लोज। समझ पा रहे हो ना? बावजूद इस बात के कि इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है, ये घट चुकी है, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो बावजूद इस बात के को हालांकि भी तो बोल सकते हैं। हिंदी में बोलूँ मैं हालांकि, या बोल दूँ बावजूद इस बात के। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट भी वाइल दो और ऑल दो का काम करता है। तो इनपुट कॉस्ट का गिर जाना एक्शन था, और इन्फ्लेशन का बढ़ जाना उसका रिजल्ट था। लेकिन एक्शन से रिजल्ट मैच नहीं हो रहा, अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, उल्टा आ रहा है। इसलिए एक्शन से पहले हालांकि का इस्तेमाल करना होगा। तो हालांकि के लिए वाइल दो इवन दो लगा दूंगा, ऑल दो लगा दूंगा, या फिर लिख दूंगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट। और अगर आप चाहें तो रिजल्ट को पहले ले आएँ और एक्शन को बाद में ले आएँ इस कंजंक्शन से जुड़े हुए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, इनपुट कॉस्ट गिर चुकी है। रिजल्ट को पहले लिख दिया, इन्फ्लेशन जो है एक्शन को बाद में लिख दिया। और एक्शन को बाद में लिखा है तो कंजंक्शन तो एक्शन से जुड़ेगी हालांकि वाली। तो इससे पहले आप अनएक्सपेक्टेड एक्शन से पहले आप लगाएं दो, इवन दो, ऑल दो, या फिर डिस्पाइट द फैक्ट दैट। चलो अब है अपने पास चौथा केस। हमने देख चुके हैं पहले ऑलरेडी, या तो आप हालांकि लगा दो या फिर भी लगा दो। हालांकि मत लगाओ, फिर भी लगा दो, लेकिन फिर भी लगेगा रिजल्ट से पहले। हालांकि लगा था एक्शन से पहले, फिर भी लगेगा रिजल्ट से पहले। सेंटेंस अभी भी वही है, इनपुट कॉस्ट गिर चुकी है और इन्फ्लेशन जो है बढ़ चुका है। एक्शन क्या है? इनपुट कॉस्ट का गिर जाना। रिजल्ट क्या है? इन्फ्लेशन का बढ़ जाना। आपस में मैच नहीं हो रहे, अनएक्सपेक्टेड है। तो रिजल्ट से पहले मैं फिर भी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। या तो यहाँ हालांकि लगा दो, वो हमने लगाया नहीं, पहले लगा चुके, अब फिर भी लगाना है। फिर भी के लिए हमारे पास कंजंक्शन है बट, स्टिल या येट। तो मैं लिख सकता हूँ बट, स्टिल या येट रिटेल इन्फ्लेशन हैज रिजन। ठीक है, येट यहाँ पे फैन बॉयज कंजंक्शन है, बट भी यहाँ पे फैन बॉयज कंजंक्शन है। फैन बॉय कंजंक्शन अपने पहले क्या लेती है? कॉमा लेती है। अगर मैं बट या येट का इस्तेमाल करूंगा तो डिप्ट के बाद में मुझे कॉमा लगाना होगा। चलिए रैपअप करें क्लास को। एक छोटा सा मैं आपको समरी दे देता हूँ जो आपने सीखा है। कंजंक्शन जो है दो तरह के सेंटेंस बनाती हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट वाली और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वाली। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में जो एक्शन हुआ होगा उसका वैसे रिजल्ट आया होगा, किसी ने मेहनत की होगी उसको है ना सफलता मिली होगी, किसी ने एक्सरसाइज की होगी वो पतला हो गया होगा। अनएक्सपेक्टेड में जो किया होगा उसका वैसा रिजल्ट नहीं आया होगा, मेहनत करने वाले का एग्जाम पास नहीं हुआ होगा, एक्सरसाइज करने वाला पतला नहीं हुआ होगा। तो अगर आप मेहनत करते हैं और वैसा ही रिजल्ट आता है तो आप एक्शन से पहले क्योंकि का इस्तेमाल करें या फिर रिजल्ट से पहले इसलिए का इस्तेमाल करें। आप लिख दें बिकॉज या क्योंकि इनपुट कॉस्ट पिछले महीने बढ़ी थी, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। या फिर आप लिख दें इनपुट कॉस्ट पिछले महीने बढ़ी थी इसलिए सो इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। दोनों में से एक का इस्तेमाल करना है, या तो एक्शन से पहले क्योंकि या रिजल्ट से पहले इसलिए। अनएक्सपेक्टेड हो, आपने इनपुट कॉस्ट को कम किया लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ गया, कच्चे माल की कीमत कम हुई लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आपको एक्शन से पहले हालांकि का इस्तेमाल करना है। आप लिखें वाइल दो या ऑल दो इनपुट कॉस्ट हैज डिप्ड या डिप्ड, रिटेल इन्फ्लेशन हैज रिजन। इसकी जगह डिस्पाइट द फैक्ट दैट नाम का पूरा फ्रेज भी आ सकता है अगर आप उसको भी लगाना चाहें। और दूसरा तरीका क्या है, आप रिजल्ट से पहले फिर भी लिख दें, हालांकि का इस्तेमाल ना करें। इनपुट कॉस्ट तो गिर गई हैं, इनपुट कॉस्ट तो गिर गई हैं, फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इनपुट कॉस्ट डिप्ड
बट स्टिल येट इन्फ्लेशन हैज रिजन। क्लास मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, अगर लंबी लगे भी तो भी इसको 2 पार्ट्स में देखना या एक बार रिपीट कर लेना, यहाँ से आपका पूरा बेस तैयार हो जाएगा लंबे सेंटेंसेस को पढ़ने का। चलिए एक छोटा सा क्विज भी दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन हैं आपके पास। आपको क्या करना है जी, मैंने ऑप्शन भी दिया आपको, हर जो है ब्लैंक से पहले सही कंजंक्शन को यूज़ करना है, और बिल्कुल भी ऐसे मत करना आंख मूंद करके येट लगा देता हूँ देयरफॉर लगा देता हूँ से, ऐसे नहीं। पूरा सेंटेंस पढ़ो और एक्शन और रिजल्ट ढूंढो, देखो कौन सा एक्सपेक्टेड है कौन सा अनएक्सपेक्टेड है, और फिर अपनी कंजंक्शन का इस्तेमाल करो। और साथ में ये आपके पास नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे हेल्प ले सकते हो आप, है ना। एक्सपेक्टेड हो तो कौन सी कंजंक्शन लगेगी, अनएक्सपेक्टेड हो तो कौन सी लगेगी, एक्शन से पहले कौन सी लगेगी और रिजल्ट के पहले कौन सी लगेगी। तो आप चाहो तो इससे भी हेल्प ले सकते हो, नोट्स के अंदर रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, और तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में नीचे जाओ, फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर्स अपडेट कर दिए हैं, वहां से मैच कर लेना, और अपना स्कोर कितना मिला जरूर से बताना आउट ऑफ 3। क्लास कैसी लगी आज की, इस तरह की और क्लासेस और स्ट्रक्चर्स आपको चाहिए तो हम कोशिश करेंगे इंग्लिश अनलॉक जो कोर्स है वहां से कुछ क्लासेस को यहां अपडेट कर दिया जाए। और अगेन जिनको स्ट्रक्चर्ड वे में एग्जाम प्रिपेयर करने हैं अपने एसएससी बैंक, तो आप वेलकम है आप सभी का, ऐप को डाउनलोड करें, इंग्लिश अनलॉक कोर्स सारे एसएससी बैंक एग्जाम्स के लिए, राइटिंग का कोर्स जिसको इंग्लिश में लिखना सीखना हो बिल्कुल बेसिक से, और यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स हिंदी से इंग्लिश में, चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे प्रेसी हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, यहां पे आप सीख सकते हैं। ये कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक भी है, और ये हमारा नंबर है टीम का, व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं या फोन करके। चलिए अंटिल देन